So students, today we will talk of principles of security. So there are four chief principles of security. सिक्योरिटी के चार मूलभूत सिद्धांत हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिपुडिएशन। और इसके अलावा दो सिद्धांत और हैं, दो प्रिंसिपल और हैं जो हैं एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी। बट ये जो दो प्रिंसिपल हैं वो एक पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो होने चाहिए। इसलिए ये किसी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिक प्रिंसिपल ना होकर पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपका जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कोई भी अनइंटेंडेड यूजर उसको लर्न नहीं कर सके। इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम और इट्स यूजर्स कैन नॉट बी लर्न बाय एन अटैकर। सो अनइंटेंडेड मतलब अटैकर जो आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहता है, तो उसको हम अटैकर बोल रहे हैं। उससे अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, तो यानी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करना। आपकी सिक्योरिटी का प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन होता है अगर आप उसको रीड भी ना करने दिया जाए इंफॉर्मेशन को किसी को। ओनली द सेंडर एंड द इंटेंडेड रिसिपेंट्स शुड बी एबल टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज। केवल भेजने वाला और रिसीवर जिसको भेजा जाए सिर्फ वही उस मैसेज को रीड कर सके। इंटरसेप्शन कॉजेज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटरसेप्शन का मतलब उसके बीच में कोई भी व्यवधान उत्पन्न करे या उसको रीड कर ले, लर्न कर ले, तो वो क्या करेगा, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मिटा देगा, हटा देगा। यानी आपका मैसेज या सीक्रेट नहीं रहेगा, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहेगी। तो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर उनको पढ़ भी लिया जाए तो वो सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या है, द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली ओनली रीचिंग स्टेट्स दैट वुड अकर इफ देयर वर नो अटैकर। जब आपका सिस्टम कोई भी अटैकर नहीं होता है, तब जिन स्टेट्स से होके वो ऑपरेट करता है उन्हीं स्टेट्स में ऑपरेट करता रहना चाहिए, तो वो आपका इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। जैसे कोई अटैकर से इस तरह से बचाना है कि वो अटैकर है ही नहीं, यानी आप जब अटैकर नहीं है तब जब आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो उसमें जो स्टेप्स आ रही हैं, जो स्टेट्स से होके गुजर रहा है सिस्टम, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैसेज आपका जो है वो सिक्योर रहेगा, इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहेगी। मॉडिफिकेशन कॉजेज लॉस ऑफ मैसेज इंटीग्रिटी। अगर उस मैसेज की में कुछ चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन हो गए, तो उस मैसेज की इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बैंक का सर्वर है बी, उस बैंक सर्वर बी से कोई एक उसका यूजर ए कोई ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसका आइडियल रूट डायरेक्टली ए टू बी यहाँ पे शो किया गया है। ये यूजर है, ये बैंक है, ये इसका कस्टमर है। बट अगर किसी अटैकर ने उसके रूट के बीच में इंटरसेप्शन किया और वो जो रूट है वो चेंज हो गया, ए टू जो मैसेज बी जाना चाहिए था वो कहाँ चला गया, सी, ए टू सी एंड देन सी टू बी। तो रूट चेंज होने की वजह से क्या हुआ, जो रिक्वेस्ट या मैसेज जो इन्होंने डाला था ट्रांसफर $100 टू डी, डी कोई ऐसा उसका ए जो है वो किसी डी यूजर को $100 ट्रांसफर करना चाहता है, बट वो तो होता है एक्चुअल मैसेज, और जो आइडियल रूट से अगर जाता तो बैंक को रिसीव होता है एज इट इज। बट सी ने यहाँ पे पाथ जो है उसको ब्रेक करके और बीच में इंटरसेप्ट कर दिया है। अब उसके बाद में उसने रूट चेंज कर दिया है मैसेज का, रूट चेंज के साथ ही उसने मैसेज को भी चेंज कर दिया है। एक्चुअल रूट ऑफ द मैसेज ये बन गया है, जबकि आइडियल ये होना चाहिए था। एक्चुअल में उसने क्या किया है, ट्रांसफर $1000 टू सी मैसेज था, ट्रांसफर $100 टू डी, ये अपने अकाउंट से किसी को $100 देने वाला था, बट इसने अपना नाम डाल के या अपना अकाउंट नंबर डाल के और उसको बोल दिया कि $1000 जो है आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। ऐसा यूजर ए का मैसेज जो है वो मॉडिफाई हो गया।
और बैंक को ये जब रिसीव होगा तो ये ऐसा उसको शो होगा कि ये मैसेज कहाँ से आया है, यूज़र ए से, यानी कि इसका जो कस्टमर ए है वो ये चाहता है कि $1000 उसके अकाउंट से सी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अगर ऐसा मैसेज मॉडिफाई हो जाता है और बैंक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो आपके मैसेज की इंटीग्रिटी लॉस होगी, उसकी वजह से जो है फ्रॉड होने की पूरी संभावना होगी। तो इस तरह से मैसेज को मॉडिफाई करने से उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी में क्या फ़र्क हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि मैसेज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज सीक्रेट होना चाहिए, किसी और को रीड भी नहीं होना चाहिए, लर्न भी नहीं होना चाहिए, बट वो हो जाता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो जाती है, किसी ने पढ़ भी लिया तो। इंटीग्रिटी का मतलब जब तक उसमें मॉडिफिकेशन ना हो मैसेज में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो लॉस हो जाएगी बट इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो गया तो इंटीग्रिटी भी उसकी लॉस हो जाएगी। तो ये दो प्रिंसिपल के बाद थर्ड प्रिंसिपल है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन टर्म से आप समझते हो कि इट हेल्प एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज के प्रूफ को एस्टेब्लिश करना होता है इसमें। जैसे कोई मैसेज किसने भेजा है इसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो वही बैंक का एग्जांपल लेते हैं हम। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंश्योर दैट origin of an electronic message or document is correctly identified। हम्म तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी की, तो उसमें थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो मैसेज आया है किसी को मिलता है, रिसीव होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करनी पड़ती है कि ये जो सेंडर जो इंटेंडेड है, यानी कि उस कहाँ से आया है, ये हमें जो उसमें शो हो रहा है उसको प्रूफ भी करना पड़ता है कि ये एक्चुअल में वहीं से या उसी सेंडर ने मैसेज भेजा है जो हमें प्रतीत हो रहा है, यानी कि शो हो रहा है। जो अगर जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे जो हमने रूट चेंज किया था उसमें मॉडिफाई किया था मैसेज को, मॉडिफाई हो चाहे ना हो, बट बैंक बी जो है अगर सी बोलता है आई एम ए यूज़र ए, आई एम यूज़र ए यानी कि मैं आपका एक यूज़र हूँ और आपके बैंक अकाउंट का जो होल्डर हूँ, और वो मैसेज भेज रहा है सी, किसका नाम लेके भेज रहा है, ए का, कि आइडेंटिटी उसने क्या किया है, अपनी छुपाई है, और किसकी आइडेंटिटी शो कर रहा है, ए की, कि मैं आपका एक कस्टमर हूँ ए और मैं कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ अपने अकाउंट से, बट वो एक्चुअल में कौन है, कोई और अटैकर सी है। तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले उस मैसेज जो आया है उसके बजाय वो मैसेज किसने भेजा है उसकी आइडेंटिटी को प्रूफ प्रूफ उसका आइडेंटिटी का साथ में मैसेज के एक्सेप्ट करके और उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करके प्रूफ को, उसके बाद ही वो जो मैसेज है उसको रीड करेगा या उस पर कोई भी एक्शन लेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका मैसेज जो है मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, बट वो जिस सेंडर ने भेजा है उसकी आइडेंटिटी का जो है प्रूफ एस्टेब्लिश हो गया है कि हाँ ये वहीं से आया है, या वही एम्प्लॉय या यूज़र या कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है जो इस मैसेज में शो हो रहा है। Authentication process ensure that the origin of an electronic message or document is correctly identified। तो मैसेज का ओरिजिन किसने भेजा है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा। अगर ये इसको पता लगेगा ये कोई और जो है इंट्रूडर या कोई अटैकर है जो कि मैसेज भेज रहा है, एक्चुअली जो यूज़र ए है या कस्टमर है उसने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, तो उससे उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। तो इस प्रकार के अटैक को फैब्रिकेशन कहते हैं कि इसमें आपके जो कस्टमर ए है उसको पता ही नहीं है कि मेरी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट या कोई मैसेज भी बैंक को जा रहा है मेरे अकाउंट से कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करने के लिए। फैब्रिकेशन इज पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। फैब्रिकेशन कब पॉसिबल है, जब आपने कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई नहीं कर रखा है, तो फैब्रिकेशन
पॉसिबल है। अब बैंक्स किस तरह से ऑथेंटिसिकेशन की जो प्रोसेस है उसको किस तरह से उसका मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, जैसे ओटीपी आपके मैसेज आता है सबसे पहले मोबाइल पे कि आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप ही करना चाहते हो, इसके लिए आपके मैसेज पे आपके फ़ोन पे ओटीपी आती है। ओटीपी आप जब उस पर डालते हो तो बैंक को कंफर्म हो जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ट्रांजेक्शन की वो उसी कस्टमर के द्वारा आई है, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से वो वेरीफाई हो जाती है वो चीज़। तो इस तरह से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज़ को जो है एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उससे आपकी मैसेज की ऑथेंटिसिटी बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। फोर्थ प्रिंसिपल है नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन मतलब कि आपने या कस्टमर ने बैंक को मैसेज भेजा, जैसे बैंक वाला एग्जांपल लेते हैं अपन कि कस्टमर ने कोई रिक्वेस्ट की कि जैसे चेक ही दिया है, कस्टमर ने चेक दिया है, उसके बाद वो मना कर देता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई चेक नहीं दिया है, उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे अकाउंट में, और वो मना कर देता है नहीं मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। यानी वो डिनाइल कर देता है, डिनाइल ऑफ दी मैसेज कर देता है कि मैंने ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं है या कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की है। तो उसके लिए बैंक क्या कर सकता है, बैंक एक ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई कर सकता है कि बाद में वो मना ना कर सके। कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करने से पहले इस तरह का मैकेनिज्म पहले से इस्टेब्लिश्ड होता है ताकि जिसने मैसेज भेजा है वो बाद में मना नहीं कर सके। जैसे कि चेक पे उसके सिग्नेचर, उस चेक उसकी चेकबुक से ही कटा है, इस तरह के कुछ मैसेजेस कुछ मैकेनिज्म अप्लाई पहले से कर रखा होता है बैंक। ये एक एग्जांपल है चेक का। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज आते हैं, ओह मीटिंग हमारी 5 मिनट में कंप्लीट होने वाली, चलो ठीक है, 5 मिनट काफ़ी है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आता है, देर आर सिचुएशंस वेर ए यूजर सेंड्स ए मैसेज एंड लेटर ऑन रिफ्यूजेस दैट शी और ही हैड सेंट दैट मैसेज, कि पहले उसने मैसेज भेजा बाद में मना कर दिया। Thus she repudiates or denies her message. For example, denial of a fund transfer request. फंड ट्रांसफर हो गया उसके बाद मना कर दिया साहब मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी। तो उसको क्या है उस सिचुएशन में द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिपुडिएशन डिफीट्स सच पॉसिबिलिटीज ऑफ डिनाइंग समथिंग आफ्टर हैविंग डन इट। किसी ने कोई काम किया है उसके बाद वो मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, नॉन रिपुडिएशन। Non-repudiation does not allow the sender of a message to refute the claim of not sending that message। तो वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है। इस तरह का मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने चेकबुक वाला एग्जाम्पल दिया है, बट इलेक्ट्रॉनिक जो साइन होते हैं, डिजिटल साइन और ये सब जो मैकेनिज्म है वो भी इसी प्रकार के मैकेनिज्म है कि बाद में उस मैसेज के लिए मना नहीं किया जा सके सेंडर के द्वारा। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा 2 प्रिंसिपल और हैं, एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी। एक्सेस कंट्रोल प्रिंसिपल क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल डिटरमाइंस हु शुड बी एबल टू एक्सेस व्हाट। यानी कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, तो ये पूरे सिस्टम पे अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल। और एक्सेस कंट्रोल इज ब्रॉडली रिलेटेड टू टू एरियाज, रोल मैनेजमेंट एंड रूल मैनेजमेंट। व्हाट इज रोल मैनेजमेंट? रोल मैनेजमेंट कंसंट्रेट्स ऑन यूजर साइड, विच यूजर कैन डू व्हाट। कोई भी यूजर क्या कर सकता है उसको कंट्रोल करना, ये भी एक प्रिंसिपल है सिक्योरिटी का, और उसको कहते हैं रोल मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल। देन एक्सेस कंट्रोल का दूसरा एरिया है रूल मैनेजमेंट, फोकसेस ऑन रिसोर्सेज साइड। रिसोर्सेज साइड के ऊपर फोकस करना, यानी कि विच रिसोर्स इज एक्सेसिबल अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। व्हाट सर्कमस्टांसेस का मतलब कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कोई एक रिसोर्स जो है वो एक्सेसिबल है या कोई नहीं है। जैसे कोई शेयर्ड प्रिंटर ही है तो वो शेयर्ड प्रिंटर सबसे पहले किसको एक्सेसिबल है, अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो दूसरे को कब एक्सेसिबल होगा, उनकी क्यू किस तरह से बनानी है प्रिंटिंग की, इस तरह के रूल मैनेजमेंट। तो रोल मैनेजमेंट यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, रूल मैनेजमेंट रिसोर्स किसको अवेलेबल है, कब अवेलेबल है। Based on the decisions taken, an access control matrix is prepared which lists the user against a list of items। तो
इन डिसीजंस के आधार पे क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स तैयार हो जाती है, जिसमें एक लिस्ट बन जाती है कि कौन सा यूज़र कौन से आइटम को फिलहाल यूज़ कर सकता है, दे कैन एक्सेस। तो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज ए सबसेट ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक जो है ब्रॉड बन जाती है, बड़ी है, मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, उसमें से वो लिस्ट बनाना जिसमें कौन सा यूज़र कौन से आइटम को एक्सेस कर सकता है, वो कहलाती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इस तरह से एक्सेस कंट्रोल करना भी प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। ये बहुत ही सिंपल सिद्धांत है सिक्योरिटी का, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि जिस यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल बनाई गई है, उनके लिए वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। एक्शंस बाय एन अटैकर डू नॉट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू द यूज ऑफ दैट सिस्टम। जैसे ये जो बैंक है बी सर्वर, ये अपने अकाउंट होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, उनके लिए ये बनाया गया है। बट कोई ऐसा अटैकर सी है जो कुछ ऐसी मैकेनिज्म या टेक्निक अप्लाई करता है जिससे कि वो सर्वर एक्सेसिबल ही ना हो उसके यूजर्स को, कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज़ को। सो इंटरप्शन पुट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन डेंजर। इंटरप्शन किस तरह से हो सकता है? जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट कंप्यूटर रोबोट डाल दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बार बार उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता रहे, तो सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा।